हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़ पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको फरवरी 2026 के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है और उसके लिए काफ़ी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रही हैं। तो हम लोग जान रहे थे कि हम लोग इंग्लिश में अभी रीडिंग सेक्शन पढ़ रहे थे। रीडिंग सेक्शन में लास्ट क्लास में हमने दो पैसेज और दो पोएम देखा था। आपको सारी डिटेल्स भी मैंने बताई थी कि क्या क्या कैसे कैसे रीडिंग सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि रीडिंग सेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको आते हैं जो कि आप एफर्ट कर सकते हैं। मींस कि अगर एमसीक्यू के बाद सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में स्कोर कर सकते हैं तो रीडिंग सेक्शन ही है, क्योंकि रीडिंग सेक्शंस के 20 के 20 मार्क्स जो है आपको वो कंप्लीट जो है अचीव करने वाले होते हैं। उसमें से एक दो मार्क्स ही आप मान कर चलिए कि घट सकता है या फिर कट सकता है, लेकिन बाकी के सारे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोग एक पैसेज और देख लेते हैं ताकि हम लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये एक पैसेज है, अनसीन पैसेज, यानी कि अपठित गद्य है ये। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर करना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को डिटेल बता दी है कि आंसर कैसे करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं कि पैसेज में क्या है। पैसेज में देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। गांधी जी हैड सेड दैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेजेस। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि कोई भी अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश सॉल्व करने से पहले, यानी कि उसको बनाने से पहले, हम लोग को पहले उसके क्वेश्चंस देख लेने चाहिए कि क्वेश्चंस में आखिर पूछा क्या क्या जा रहा है। क्योंकि पैसेज थोड़ा सा लंबा होता है और लंबे पैसेज को आप पूरा पढ़ेंगे फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक आप भूल जाएंगे कि हमें आंसर कहाँ कहाँ देखना है। लेकिन अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट माइंड में ये ध्यान में रहेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग विलेजेस ऑफ द नेशन। यानी कि गांधी जी का ओपिनियन, यानी कि उनका जो ओपिनियन था वो भारत के, यानी नेशन, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, भारत के गांवों के बारे में उनकी राय क्या थी। ओपिनियन का मतलब होता है राय। उनकी राय यानी उनके विचार भारत के गांवों के बारे में। किसके बारे में? रिगार्डिंग विलेजेस ऑफ द नेशन। विलेजेस ऑफ द नेशन यानी कि भारत के गांवों के बारे में उनका क्या राय था, उनके क्या विचार थे। दूसरा प्रश्न है, वाई पेरेंट्स ऑफ विलेजेस डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल। यानी कि गाँवों के जो पेरेंट्स होते हैं वे अपनी लड़कियों को, यानी कि अपनी बेटियों को, देयर गर्ल्स का मतलब हो गया अपनी लड़कियों, यानी कि अपनी बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन द विलेजेस। यानी कि गाँव में किस तरह की परेशानियाँ होती हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि गाँव में किस तरह की परेशानियाँ होती हैं। और चौथा प्रश्न है हमारा, व्हाट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन टू द गर्ल्स इन द विलेजेस। यानी कि लड़कियों को गाँव में शिक्षा देने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। ठीक है, तो ये चार प्रश्न हैं हमारे। अब हम लोग एक बार पैसेज को देख लेते हैं कि पैसेज में इसके आंसर्स कहाँ कहाँ होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अनसीन पैसेज या फिर अनसीन पोइट्री का आंसर देने से पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे कि प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद एक पेंसिल लेंगे और पैसेज की रीडिंग लगाते वक्त पेंसिल से हमारे प्रश्न के जो उत्तर जहाँ पे दिखेंगे उनको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना। तो एक बार हम लोग पैसेज देखते हैं कि पैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पैसेज पढ़ें। चलो देखो क्या लिखा हुआ है पैसेज में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। गांधी जी हैड सेड दैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेज। अब देखो तो ये पहला प्रश्न से मिलता जुलता लाइन दिख रहा है। गांधी जी हैड सेड दैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेजेस। ठीक है, उसके बाद है यानी कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, यानी कि भारत गाँवों का देश है।
ऐसा हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। और वाकई में भारत जो है वो गाँव का ही देश है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 80% आबादी जो है वो गाँव में बसती है। ठीक है। गांधी जी हैज सेड दैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेज, यानी कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ बसती है? गाँव में। नाउ अ डेज द पुअर एज वेल एज स्मॉल फार्मर्स लिव इन द विलेजेस, यानी कि जो गरीब हैं वो और छोटे किसान वो भी कहाँ रहते हैं? विलेजेस में। दे आर ट्रेडिशनल, यानी कि वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल कहा जाता है जो पहले से जो परंपरा बनी आ रही है उसको हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी कि पुरानी परंपरा को हम लोग ट्रेडिशन बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंग टू द रूरल एरियाज आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि बहुत सारी लड़कियां जो रूरल एरियाज में, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, रूरल का मतलब ग्रामीण। ठीक है। बहुत सारी लड़कियां जो ग्रामीण इलाके में रहती हैं वो प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि उनको ढंग की शिक्षा नहीं मिल पाती। एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली, और शिक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी हो गया हुआ है। ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन विलेजेस, विलेज लैक मेनी फैसिलिटीज़। देखो तो ये जो लाइन है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन विलेजेस, विलेज लैक मेनी फैसिलिटीज़, ये व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन द विलेजेस का आंसर लग रहा है हमें, तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। There are many problems in villages. Villages lack many facilities like electricity, road, hospital and school. यानी कि गाँव में बहुत सारी दिक्कतें हैं गाँव, और उन दिक्कतों में क्या क्या बताया गया कि विलेजेस यानी गाँव के पास जो है वो बिजली नहीं होती, सड़क नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होती और ढंग के स्कूल्स नहीं होते। तो इन सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण भी लड़कियों को अच्छा माहौल नहीं मिल पाता और अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। पीपल थिंक दैट देयर इज अ रिस्क टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल, यानी कि लोगों को लगता है कि लड़कियों को स्कूल भेजने में रिस्क है यानी कि रिस्क मतलब यानी कि लड़कियों को स्कूल भेजने में किसी तरह की परेशानी आ सकती है, कोई घटना हो सकती है। और कारण क्या है? देखो तो देयर इज ए को एजुकेशन इन विलेजेस, यानी कि को एजुकेशन कहते हैं जहाँ पे एक साथ शिक्षा दी जाती है। किनको? लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसको को एजुकेशन कहते हैं। को एजुकेशन मतलब ऐसी संस्थाएं जहाँ पे लड़कों और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो उनका मानना है, मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि को एजुकेशन होते हैं, इसके कारण लड़कियों को स्कूल भेजने में रिस्क है। पीपल थिंक दैट गर्ल्स में बी सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो लड़कियां हैं, यानी उनके घर की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको स्कूल में उनके सहपाठियों के द्वारा सेक्सुअली हरास किया जा सकता है। इसका मतलब होता है, देखो, सेक्सुअली हरास करने का मतलब यानी कि अभद्र टिप्पणियां करना या फिर अभद्र व्यवहार करना। जैसे आमतौर पे क्या होता है, लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, उससे रिलेटेड ये बात है कि आप उनको ऐसा लगता है कि उनकी लड़कियों को या फिर उनकी बेटियों को स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले फिलो मतलब उनके साथ पढ़ने वाले छात्र, उनके द्वारा उनको हरास किया जा सकता है। पोवर्टी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन टू द गर्ल्स। साथ ही साथ पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पोवर्टी मतलब गरीबी, यानी कि पोवर्टी भी जो है वो एजुकेशन पे बाधा डालती है। अनएजुकेटेड गर्ल्स डू नॉट गेट मेनी फैसिलिटीज़, और जो अनएजुकेटेड लड़कियां हैं, यानी कि जो असाक्षर लड़कियां हैं, बिना पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती। देयर पोजीशन बिकम्स लाइक ड्राई ट्रीज इन द सोसाइटी, यानी कि उनकी जो स्थिति है वो सूखे पेड़ों की तरह हो जाती है सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब समाज में। फॉर वांट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा लेने के स्तर पे लड़कियों की जो, यानी खास करके गरीब लड़कियों की जो स्थिति है वो जैसे सूखा पेड़ होता है ना, सूखा पेड़ को देखते हो ना, यानी कि उसको ना ही पानी मिलता है, ना ही ढंग का भोजन मिलता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू क्या होती है सॉरी, बिल्कुल
मतलब एक तरीके से वो छटा हुआ होता है समाज से, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक वही उसी से इसको दर्शाया गया है कि अनएडुकेटेड लड़कियां जो होती है उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती और गरीब होने के कारण उनकी स्थिति समाज में सूखे हुए पेड़ की तरह होती है। गर्ल्स शुड बी इक्वली ट्रीटेड लाइक सन, और लड़कियों को जो है वो लड़कों के बराबर उनको देखना चाहिए। अब ये पैसेज था हमारा, हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ हम लोग मिस कर दिए यहाँ पे, ये पोवर्टी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन इन द गर्ल्स। ये हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा था। ठीक है, अब हम लोग वापस अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या था? व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग विलेजेस ऑफ द नेशन, यानी कि गांधी जी का ओपिनियन, गांधी जी की जो राय थी वो भारत के गाँवों के बारे में क्या थी। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि कैसे सेंटेंस की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, द ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग विलेजेस ऑफ द नेशन वाज बाद में लिखेंगे। ठीक है, वाज यहाँ से शुरू करेंगे डैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेजेस। ठीक है, देखा कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको अगर सेंटेंस की फ्रेमिंग आती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं आती है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि पूछा क्या गया है। व्हाट वाज द, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 10th में है कि वॉच कहाँ आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग विलेजेस ऑफ द नेशन वाज, यानी कि पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद वाज लिखेंगे, वाज, उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे डैट, यानी 3 नंबर यहाँ पे, डैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेजेस। ठीक है, तो पहला का आंसर हमें मिल गया। आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ से द ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग विलेजेस ऑफ द नेशन वाज डैट द सोल ऑफ द नेशन लिव्स इन द विलेजेस। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। वाई पेरेंट्स ऑफ विलेजेस डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल, यानी कि गांव के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि माता पिता हैं, वे अपने बच्चों को स्कूल, वे अपनी लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते। तो इसका हम लोग क्या उत्तर लिखेंगे? द पेरेंट्स ऑफ विलेजेस डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल बिकॉज दे थिंक दैट देयर इज रिस्क टू सेंड गर्ल्स टू द स्कूल। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से देखो, पेरेंट्स के आगे द लगा देंगे, आर्टिकल। द पेरेंट्स ऑफ विलेजेस डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल बिकॉज, यहाँ पे हम लोग बिकॉज ऐड करेंगे, बिकॉज दे भी ऐड करेंगे, थिंक दैट देयर इज रिस्क टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, यानी कि ग्रामीण माता पिता अपनी लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है कि स्कूल में उनकी बेटियों के साथ या फिर उनकी लड़कियों को सुरक्षा मिलेगी कि नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? द पेरेंट्स ऑफ विलेजेस डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल बिकॉज दे थिंक दैट देयर इज रिस्क टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, द लिखेंगे, द पेरेंट्स ऑफ विलेजेस डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल, फिर उसके बाद बिकॉज दे थिंक दैट देयर इज रिस्क टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन द विलेजेस, यानी कि गाँव में किस तरह की परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग अंडरलाइन किए थे ना, विलेजेस लैक मैनी फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड, हॉस्पिटल एंड स्कूल। तो ये हम या तो सेम टू सेम लाइन हम लोग उतार सकते हैं, जिनको भी सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत होती है वो देखो सेम टू सेम लाइन यहाँ से आप उतार सकते हैं। क्या? विलेजेस लैक मैनी फैसिलिटीज़
लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। ठीक है, बस इतना लिख देंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जिनको आती है सेंटेंस की फ्रेमिंग, वो थोड़ा सा इसको डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन विलेजेस लाइक दे लैक मेनी फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, हॉस्पिटल एंड स्कूल। ठीक है, और नहीं तो सीधे आप लोग लिख सकते हैं द विलेजेस लैक मेनी फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड, हॉस्पिटल एंड स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, और ये सेकंड का आंसर था। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन टू गर्ल्स इन विलेज, यानी कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियों को ग्रामीण मतलब गाँव में लड़कियों की शिक्षा में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, यानी कि उनका बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग इसको अंडरलाइन किए थे, पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन टू द गर्ल्स। तो सेम टू सेम हम लोग ये लाइन यहाँ से लिख सकते हैं, क्या? पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन टू द गर्ल्स। ठीक है, सेम हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग अगर सेंटेंस की फ्रेमिंग करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? पॉवर्टी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव एजुकेशन टू गर्ल्स इन विलेजेस। ठीक है, तो ये हम लोग का फोर्थ आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आंसर्स अंडरलाइन कर दी हैं। ठीक है, आप तो सारे आंसर्स हो गए, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अपने नोटबुक पे सीक्वेंसली लिख लीजिएगा। इसको इरेज कर दें। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। क्या है देखते हैं इसको। स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड वंस ही वाज स्पीकिंग इन अमेरिका। देखो, स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो दुनिया के महान इंसान में से, महान लोगों में से एक हैं। एक बार वो अमेरिका में एक स्पीच दे रहे थे। ही वॉज स्पीकिंग इन अमेरिका, एक बार वो अमेरिका में एक स्पीच दे रहे थे। ही टोल्ड अबाउट अ यंग मैन हु केम टू अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एंड सेड दैट ही वांटेड टू फाइंड गॉड। तो उस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि उस स्पीच में उन्होंने एक दूसरे कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। उसमें उसने क्या कहा कि एक समय की बात है कि एक नौजवान व्यक्ति आता है एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते हैं जो कि धार्मिक रूप से जो सम्मेलन होता है, यानी कि धार्मिक स्पीच जहाँ पे दी जाती है, यानी कि धार्मिक बातें जिस कॉन्फ्रेंस में बताई जाती है, जिस मीटिंग में बताई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में आया और ही सेड डैट, और उसने क्या कहा? ही वांटेड टू फाइंड गॉड। और उसने क्या कहा? ही वांटेड टू फाइंड गॉड, यानी कि वो ईश्वर को ढूंढना चाहता है। द सेज स्माइल एंड सेड नथिंग। सेज का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस में धार्मिक स्पीच दे रहा होगा उसको यहाँ सेज बोला गया है। सेज मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी जानकार हो, काफ़ी समझदार हो, उसको हम लोग सेज कहते हैं। द सेज स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, यानी कि जो व्यक्ति था जो स्पीच दे रहा था वो बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम, और उसके बाद जो वो नौजवान व्यक्ति था वो बार बार एक एक बार करके हर बार आता रहता था और क्या? सेम वही प्रश्न दोहराता था। ही रिपीटेड द सेम डिज़ायर, और उसने वो सेम डिज़ायर, यानी कि उसकी वही इच्छा, और उसकी इच्छा क्या थी कि वह भगवान को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है, खोजना चाहता है। ही रिपीटेड द सेम डिज़ायर द लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, और वो क्या थी? भगवान को खोजने की इच्छा। ठीक है। आफ्टर मेनी डेज द सेज टोल्ड हिम to accompany him as he went to the river to take his morning bath, and when both were in the river the sage took hold of the young man and plugged him under the surface of water. और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद, आफ्टर मेनी डेज, काफ़ी दिनों के बाद, द सेज टोल्ड हिम टू accompany him,
और जो व्यक्ति था, जो समझदार व्यक्ति था, जो कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा था, वो उसको बोलता है कि accompany him to went to the river to the sage told him to accompany him as he went to the river। उसने बोला कि मैं नदी के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। accompany का मतलब होता है साथ देना, यानी कि उसके साथ हो लेना, किसी के साथ चलना या फिर किसी के साथ जाना। टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ एंड वेट, और किस लिए, ताकि वो अपने सुबह का स्नान लेने के लिए मेरे साथ चलो। एंड वेन बोथ वेर इन द रिवर, और जब दोनों व्यक्ति यानी कि जो सेज है वो और जो व्यक्ति यंग मैन यानी कि जो नौजवान व्यक्ति उससे यह सवाल पूछता था, वो दोनों जब नदी में थे उस समय देखो क्या होता है, द सेज टुक होल्ड ऑफ द यंग मैन एंड प्लग्ड हिम अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। तो उसने उस नौजवान व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पानी के सतह में, सरफेस ऑफ वाटर कहते हैं यानी कि पानी की सतह को, यानी कि जहाँ पे वो लोग खड़े थे तो पानी किसी ना किसी सतह पे होगा ना, तो उस सतह पे, पानी के सतह की तरफ यानी कि पानी के अंदर उसको खींच लेता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। द वाटर एंड हेल्ड हिम देयर, और उसके बाद उसको वहाँ पे काफ़ी देर तक क्या करता है, रोक के रखे रहता है, पानी के सतह में रोक के रखे रहता है। द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, और जो नौजवान व्यक्ति था वह उसके उस बंधन को, यानी कि उसने जो उसको पकड़ रखा था उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। फाइनली ही रेस्ड हिम आउट ऑफ वाटर एंड आस्क्ड हिम, और उसके बाद अंत में क्या होता है कि उस सेज ने उस व्यक्ति को छोड़ देता है और वो पानी से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। माई सन व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हेन अंडर वाटर, और उसके बाद उससे पूछता है कि माई सन यानी कि पुत्र, तुम पानी के अंदर जब थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा थी। व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर द मोस्ट, इसका मतलब होता है कि जब तुम पानी के, व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर द मोस्ट यानी कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी, कौन सी चीज़ तुम बहुत इच्छा से चाह रहे थे, कब, वेन अंडर वाटर, जब तुम पानी के अंदर थे। तो जो उसके बाद यूथ होता है वो क्या बोलता है, अ ब्रीथ ऑफ एयर, यानी कि एक सांस की, यानी कि पानी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, हमें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है। कठिनाई क्या, सांस ही नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास गलफरे थोड़ी होते हैं मछलियों की तरह, इसलिए हम लोग पानी के अंदर सांस के बिना दम घुटने लगता है। गैस द यूथ, यानी कि सांस लेते हुए, आह भरते हुए उसने ये रिप्लाई किया कि अ ब्रीथ ऑफ वाटर, सॉरी अ ब्रीथ ऑफ एयर, ही शुड, यहाँ पे हैव होगा, डज होगा, तो रॉन्ग प्रिंट हो गया हुआ है, THUS। That should a discipline long after God if he would find him, यानी कि अगर तुम्हें भगवान की खोज करनी है तो तुम्हें क्या करना होगा, एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। इफ़ यू हैव दिस लॉन्गिंग आफ्टर गॉड वेरीफाई ही शुड बी फाउंड बाय यू सेड द सेज, और अगर तुम्हें इस चीज़ की पुष्टि ही करनी है कि ईश्वर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करो, तुम खुद से मेहनत करो, खुद खोजो कि भगवान है या नहीं। ठीक है, तो ये पैसेज है, इसके ऊपर हम लोग के पास 4 प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द यंग मैन गो टू द सेज अगेन एंड अगेन, यानी कि जो नौजवान व्यक्ति था वो उस समझदार व्यक्ति के पास बार बार क्यों जा रहा था। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे, द यंग मैन गो, यहाँ पे गोज वेंट हो जाएगा, गो की जगह वेंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न हमारा पास्ट टेंस में पूछा हुआ है। वाई डिड लगा हुआ है, डिड कब लगाते हैं, पास्ट टेंस में, तो डिड लगा हुआ है यानी कि पास्ट टेंस में हम लोग को उत्तर देना है। तो क्या लिखना होगा, द यंग मैन वेंट टू द सेज, और वैसे भी ये कहानी पहले की है तो कोई प्रेजेंट की तो बात है नहीं, पास्ट की बात है, तो इसमें हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द यंग मैन वेंट टू द सेज अगेन एंड अगेन, किस लिए जाता था, उसको ईश्वर की खोज करनी थी, टू फाइंड
फाइंड द गॉड, ठीक है, यानी कि ईश्वर की खोज में क्यों जाता था, ताकि उसको ईश्वर की खोज करनी थी। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन, यानी कि किसने, जो सेज और यंग मैन यानी कि समझदार व्यक्ति और नौजवान व्यक्ति की जो ये कहानी है, उसने वो ये कहानी किसने सुनाई थी। नरेटेड का मतलब होता है बोलना, नरेटेड का मतलब होता है बोलना, ठीक है, नरेटेड का मतलब बोलना। बोलना या सुनाना, खास करके कोई कहानी की जब बात होती है तब हम लोग नैरेटेड का इस्तेमाल करते हैं, स्पीक का नहीं, ठीक है। हु नैरेटेड द स्टोरी ऑफ सेज एंड द यंग मैन, तो ये कहानी कौन सुना रहा था, तो स्वामी विवेकानंद। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, इसमें किसी पैराग्राफ पे तो जाना है नहीं, सबसे पहले ही था स्वामी विवेकानंद। अभी ट्रम्प साहब जब भारत आए थे तो गुजरात में, तो उन्होंने बोला था ना, इंडिया द लैंड ऑफ स्वामी विवेकानंद। उनको स्वामी विवेकानंद के नाम की स्पेलिंग यानी कि उच्चारण करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो वही स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोग को। ये काफ़ी यंग और काफ़ी नोबल व्यक्ति थे, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ये इंडिया के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूक करते थे कि इंडिया काफ़ी समृद्ध और काफ़ी इंडिया का जो साहित्य है और इंडिया का जो पास्ट है वो काफ़ी मतलब बढ़ा चढ़ा हुआ है, काफ़ी नॉलेजेबल है, उसके पास जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है इंडिया के पास वो काफ़ी ज़्यादा है, और उस समय में वो पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर इंडिया के बारे में, इंडिया की पदवी को ऊंचा करने का काम करते थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, डिड द सेज गिव आंसर टू द यंग मैन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या समझदार व्यक्ति ने पहली बार में ही उस नौजवान व्यक्ति के उत्तर का सवाल का उत्तर दे दिया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। पहली बार में उसने बताया था नहीं ना, जब वो बार बार जाता था उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया था। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, या तो सिंपल एक लाइन में नो लिख देंगे, और नहीं तो थोड़ा सा इसमें हम लोग और ऐड कर देंगे, नो यहाँ से द सेज डिड नॉट हो जाएगा, इसको मैं अलग से लिख ही देता हूँ। या तो इसमें सिंपली नो कर देंगे, और नहीं तो अगर लिखना होगा तो हम लोग और डिटेल में क्या लिखेंगे, ग्रीन से लिख देता हूँ मैं, नो यहाँ पे गेव होगा, ठीक है, ये ए है। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है हमारा। सॉरी थर्ड का, why did the sage answer to the young did the sage give answer to the young man for the first time, तो इसका उत्तर होगा नो, द सेज सॉरी द सेज डिड नॉट गिव आंसर टू द यंग मैन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार में ही उसने नौजवान व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे।
चौथा प्रश्न क्या है हमारा, वेयर वॉज स्वामी विवेकानंद गिविंग स्पीच, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है वो स्पीच कहाँ पे दे रहे थे। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया गया था कि वंस स्वामी विवेकानंद वाज गिविंग स्पीच इन अमेरिका, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वेयर वॉज स्वामी विवेकानंद गिविंग स्पीच, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। फोर्थ का आंसर मैं ब्लू से कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, या तो सिंगल लाइन में आप लोग लिख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नहीं तो थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद वॉज गिविंग स्पीच इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर्स को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर दें। एक बार हम लोग देख लेते हैं पैराग्राफ को, स्टार्टिंग में जो था क्या था, देखो यहाँ, स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड वंस ही वाज स्पीकिंग इन अमेरिका, कहाँ पे दे रहे थे, अमेरिका में। ठीक है ना, ठीक है, तो आज के लिए ये दो पैराग्राफ ही, इन दो पैराग्राफ्स को आप फिर से एक बार पढ़िएगा अच्छे से। आप लोग के पास ये स्क्रीनशॉट में है, और नहीं तो मैं एक बार इसको फिर से स्लाइड कर देता हूँ। इन दोनों पैराग्राफ्स को आप लोग एक बार फिर से खुद से पढ़ें, और पढ़ने के बाद खुद से अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पैसेज है। ठीक है, और जो दूसरा पैसेज है वो ये रहा, इसका हाफ पार्ट यहाँ है और हाफ पार्ट नीचे है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग तैयारी करिए। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।